कोरोना ने अपनी लपेट में लिया है। वहीं मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेलों में पाबंद सलासल हैं। उनको तिब्बी सहूलियात तक मुयसर नहीं है और उनकी जिंदगियों को खतरात भी लाहक हैं। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय काबिज फोर्सेज हैं, उनके जो मुजालिम हैं और हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ जो है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया था और उनका ये कहना था कि भारतीय जेलों में जो कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है, उनकी जिंदगियों को कोरोना जैसी वबा से खतरात लाहक है, लिहाजा उन्हें रिहा कर दिया जाए। मसला कश्मीर खित्ते की तरक्की पर असरअंदाज भी हो रहा है और दोनों ममालिक अगर पुरअमन तरीके से इसे हल कर लें तो जनूबी एशिया जंग से महफूज एक ऐसा खित्ता बन सकता है जिसकी तरक्की पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगी। मगर इसके लिए भारत को अपनी साजिशें और मफादात को एक तरफ रख के सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। वो मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए बाकायदा जुल्म ढाए चला जा रहा है और कश्मीरी लीडरशिप को जेलों में बंद किया हुआ है और कश्मीरी किसी भी सूरत, आपको पता है कि हिंदुस्तान की जो साम्राज्य ताकत है उसके सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म जो पाकिस्तान है वो भी वाजे कर चुके हैं कि जनूबी एशिया में जो देरपा अमन है उसके लिए जम्मू और कश्मीर समेत जो इस तरह के तनाज़ात हैं, इस तरह के इशूज़ हैं जो कि तस्फिया तलब हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। ये बात भारत को कब समझ आएगी? जनरल राज कादियान साहब। अच्छा, मुझसे पूछा, सॉरी। मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। देखिए, आज के दिन कोरोना है, हिंदुस्तान में भी बहुत फैल रहा है, पाकिस्तान में भी है। हिंदुस्तान की तो तकरीबन 1% पॉपुलेशन ऑलरेडी अफेक्टेड है और अभी ऊपर बढ़ रहा है। तो सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। कोशिश जितनी हिंदुस्तान ने करी है कोरोना को रोकने की, आज के दिन हम दुनिया का वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है, बहुत लोगों को वैक्सीन दी है। पाकिस्तान के, क्योंकि आपने ट्रेड पर एम्बार्गो लगा रखा है, शायद नहीं मिली होगी, लेकिन आपको भी दूसरे मुल्कों के जरिए मिल जाएगी। लेकिन कोरोना के लिए जो कोशिश हो सकती है वो की जा रही है। चाहे वो हमारे कुछ लोग जेल में हो, जेल में तो बहुत सारे हिंदुस्तानी को रखना पड़ता है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जो भी उसको खतरा पैदा करेगा उसको डालते हैं। सब सरकारें डालती हैं, हर सरकार के लिए नेशनल सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चौधरी परवेज साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब ये जो डायलॉग के हवाले से बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखा जाना, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया और बड़ी आपको याद होगा कि बड़ी ये चहमगोइयाँ हो रही थी, रूमर्स थी कि जी शायद तिजारत शुरू हो जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने और पाकिस्तान की हुकूमत, उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब तक मसला कश्मीर पर बात नहीं होगी, टेबल टॉक नहीं होगी, तिजारत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? क्या भारत, जो कि खुद अब नरेंद्र मोदी खत लिख रहा है, खुद ये ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे हैं, बेहतरी की जानिब जाना चाह रहे हैं, लेकिन मसला कश्मीर के बगैर तो मुमकिन नहीं होगा जब तक वो मसला हल नहीं होगा, आपको लगता है कि भारत टेबल टॉक पर आएगा, बात करेगा कश्मीर के हवाले से? चलिए, ये सवाल नहीं, मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। आपने सवाल शायद सुन लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि ये जिस तरह आप बात करना चाह रहे हैं, खत लिखा गया नरेंद्र मोदी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, हमने भी जवाब दिया, लेकिन एक बात हमने क्लियर कर दी कि जब तक कश्मीर के हवाले से टेबल पर बैठ के बात नहीं की जाएगी, इस मसले को डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात उस तरह नहीं हो सकते जैसे कि सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं कि भारत कश्मीर के हवाले से बात करेगा, संजीदगी से लेगा इस इशू को? भारत के जिस तरह के इक़दाम इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और पॉलिसी वहां पे अपनाई जा रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि जैसे बहुत ही सूरत से एक ऐसी पॉलिसी वहां पे अपनाई जा रही है जो कश्मीर मसले को तरह से तारीख की किताबों में से खत्म करने के बराबर है। लेकिन जाहिर है कि अमन का ख्वाह हर कोई है और कश्मीरी खास तौर से, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान की तरफ से एक उजलत की गई थी कि भाई आप ट्रेड शुरू करें, और उससे जो एक परसेप्शन जो मिला कि शायद दोनों मुल्क जो है कश्मीर मसले को सर्द खाने में डाल के ट्रेड शुरू करेंगे, अपना बाहमी तिजारत या दूसरे तरह के मरासिम शुरू करेंगे, तो उससे काफ़ी कश्मीर में एक तरह से तशवीश भी पैदा हुई। बल्कि हम तो ये समझ रहे थे, खासतौर से जो कश्मीरी कौम इस वक्त समझ रहे थे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट भी हुआ तो वो एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट होना चाहिए था। ये नहीं कि सिर्फ आप सरहदों पे जो है गोलाबारी बंद कर रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, जो कश्मीर में इस वक्त जिस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरह की
ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरह बारूद से मकान उड़ाए जा रहे हैं और बारूद में जो छोटे बच्चे नौजवान उनको वहां पे भूना जाता हम्म। है। तो ये सारा उस एग्रीमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए था, ताकि कश्मीर में जो जमीनी सूरत हाल है उसमें जरा से नरमी आ जाती। लेकिन उस पे तो कोई बात ही नहीं होती है कि ठीक। ठीक है, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है गोलाबारी तो हुई है और उससे भी कश्मीरियों को कुछ राहत मिली है, क्योंकि कश्मीरी ही उसकी जद में भी आते थे। लेकिन ये लग रहा था कि अब अगर एग्रीमेंट्स अब आप पीस मील्स में करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज पहले भी पाकिस्तान कर चुका है जब कॉम्प्रहेंसिव टाइप के डायलॉग शुरू हुए, लेकिन एक लंबा सिलसिला चलता है और फिर बात वहीं पे स्क्वायर वन पे पहुंच जाती है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। हमें तो लग रहा है कि ये तो भारत की तरफ से एक एंगेजमेंट पॉलिसी है, कश्मीर को कंट्रोल करने की पॉलिसी, पाकिस्तान के साथ एक एंगेजमेंट पॉलिसी, और उसी में पाकिस्तान भी फंसता जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह कंसीड किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको कश्मीरी सही ढंग से नहीं देख रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा अभी जो खत किताबत का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें काफी रिएक्शन कश्मीर से आया और उसको कश्मीरियों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। ठीक है। अच्छा चौधरी परवेज साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पहले शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, शायद आपको मैं नहीं सुन पा रही थी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। यही सवाल मेरा आपसे कि आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर बात करने के लिए भारत पाकिस्तान के साथ बैठेगा टेबल पे, क्योंकि उसी के बाद आगे तिजारत या कोई भी जो सिलसिला वो चाह रहे हैं वो चल सकता है, वरना कश्मीर पर बात के बगैर तो आगे चल ही नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी जन्नत साहब, मैं मैंने भी अपनी बहन नईमा जो कि कश्मीर से तल्लक रखती है, इनकी बात सुनी। मैं इनकी बात से मुकम्मल सहमत करता हूँ और पाकिस्तान का सीज फायर पे, इंडिया के साथ सीज फायर बंद करने का जो है ये कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा कदम नहीं है। जब तक मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे बहन भाइयों के ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी 9 लाख दहशतगर्द फौज, उसकी दहशतगर्द RSS, जब तक 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने एक स्याह कदम किया, 370 और 35A खत्म किया, जब तक वो उसको बहाल नहीं करते हैं, उस वक्त तक तो हम इनके साथ कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और दूसरी बात, अभी ये जो खत्तो खिताबत है, ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि वो अंगेज करना चाहता है, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंडिया का जो 5 अगस्त का स्याह तरीन इकदाम है, उससे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और अभी शुरू में जैसे जनरल राज ने ये कहा कि हम दुनिया को कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, कोरोना इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा फैक्ट्री होने वाले पहले 2-3 मुल्कों में है, क्या मकबूजा कश्मीर में बसने वाले इंसान नहीं हैं? वहां पर जो 2 साल से इन्होंने वहां पर लॉकडाउन किया हुआ है 1,35,00,000 इंसानों के ऊपर, क्या ये शर्म की बात नहीं है? और ये दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमसे वैक्सीन नहीं लेता है, दूसरी तरफ से हमसे ले लेगा। हम लानत भेजते हैं ऐसी वैक्सीन से जो इंडिया से आकर हम उस वैक्सीन को लगाकर अपने आप को सेफ कर ले। हम इससे मरना बेहतर समझते हैं, इससे मौत बेहतर समझते हैं। जब तक हमारे बहन भाई जो कि मकबूजा कश्मीर में बसते हैं, जब तक उनके ऊपर नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द फौज, जब तक उनके ऊपर ये जुल्म बंद नहीं करती है, ना हम इनके साथ कोई ट्रेड करेंगे, ना हम इनके साथ कुछ सफारती बात करेंगे, ना इनके साथ हम कोई और डायलॉग करेंगे। जब तक कश्मीरी जो कि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हैं वो इस पार्ट का हिस्सा हूं। जैसे मेरी बहन ने कहा, मकबूजा कश्मीर के लोगों में ये तशवीश पाई जा रही थी कि अगर ये सीज फायर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में होता है, असल जुल्म तो जो है वो मकबूजा कश्मीर वादी में हो रहा है। वहां पर हमारे बच्चों को पायलट गन इस्तेमाल हो रही है, नौजवान नस्ल हत्या की जा रही है, औरतों का रेप किया जा रहा है। आसिया अंद्राबी जो कि कई महीनों से जेल में है, यासीन मलिक हैं, ये जो हुर्रियत लीडरों को इन्होंने बंद किया हुआ है, ये अभी दुनिया को भाषण देना चाहते हैं कि हम वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं, हम ये लगे हुए हैं। ये ड्रामा है, ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है।
क्योंकि ये जब वो क्या कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने में नाकाम हो गया, अभी नंदन को भेजकर नाकाम हो गया, कुलभूषण को भेज के नाकाम हो गया, अभी इसने एक नई चाल चली है कि मैं हतो खिताबत करता हूं। हम कोई ऐसी बात नहीं, हम हतो खिताबत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें मकबूजा कश्मीर में बसने वाले लोगों को उसका हिस्सा होना चाहिए और उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट हो, उसका जो फैसला है ये पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ गैरतमंद पाकिस्तानी कोई ऐसा फैसला मंजूर नहीं करेंगे जो हमारे बहन भाइयों के ऊपर जुल्म जारी रहे और हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। हमारी पहली और आखिरी शर्त यही है, जब तक ये मकबूजा कश्मीर से 9 लाख दहशतगर्द फौज बाहर ले नहीं जाते हैं, उस वक्त तक हम इंडिया के साथ ना ट्रेड चाहते हैं ना दोस्ती चाहते हैं। तब तक हमारी इनके साथ जंग है और ओपन दुश्मनी है। हर महाज पे हम कश्मीरी बहन भाइयों के लिए लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा पहले दिन से पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, फौज पाकिस्तान का, सिविल सोसाइटी का, हर मकतबा फिक्र से तल्क रखने वाले पाकिस्तानी का यही एक नारा है। सबसे पहले मकबूजा कश्मीर में जो नरेंद्र मोदी 7 डिकेड से 70-72 साल से जुल्म कर रहे हैं, अपनी दहशतगर्द फौज को वहां से निकालें। अभी क्या ये जैसे वो जनरल राज ने कहा, जो सिक्योरिटी एडवाइजर सिक्योरिटी मुल्की सिक्योरिटी की वजह से होता है, क्या कोई जादी मांग रहे हैं? कश्मीरी भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कोई जमीन का तनाजा नहीं है, वो इंसानी जानों का तनाजा है। अभी ये इसको कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर है तो इस मुल्क के अंदर बाकी भी तहरीकें चल रही हैं। 9 लाख फौज सिर्फ कश्मीर में पिछले 73 साल से क्यों है? इसका जवाब ये जनरल राज को देना चाहिए, ये खुद एक फौजी हैं। और इसके बाद जब तक हमारे उस वक्त तक मैं बीइंग ए पाकिस्तानी ये कहता हूं, उस वक्त तक हम इनके साथ डायलॉग, दोस्ती, ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये मकबूजा कश्मीर से अपनी दहशतगर्द फौज नहीं निकालते और वहां पर जुल्म बंद नहीं करते। ठीक है जी। जनरल राज कादियान साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, चौधरी परवेज साहब ने आपसे बहुत से सवालात पूछ लिए हैं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हिंदुस्तान चाहता है हर पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते बना के रहें, दोस्ताना तरीके से रहें। लेकिन अगर आपको ये लगता है, जैसे आपके पैनलिस्ट ने बड़ी जोशीला एक स्पीच दी कि मुज़ाकरात की गरज हिंदुस्तान को ज़्यादा है, पाकिस्तान को नहीं है, तो शायद ये गलतफहमी है। मुज़ाकरात की ज़रूरत, हम तो चाहते हैं अमन रहे, नहीं अमन है तो हमने तो 70 साल गुजार दिए और 70 साल गुजार देंगे। ये आप जो कहते हो कि सरहद के पार रेप हो रहे हैं, ये जुर्म हो रहे हैं, हिंदुस्तान में कई जगह इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रही है। वो लॉकडाउन नागालैंड में भी था, वो मिजोरम में भी था, वो पंजाब में भी हुआ है, तो कश्मीर अकेला ही नहीं है। जो ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लॉकडाउन भी खत्म होता है। जहाँ तक 370 का सवाल है, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। इसमें आपके ही कश्मीर की औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई लड़की अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी करेगी तो उसके आप वसीयत भी उसको नहीं देंगे, क्या बोलते, विरासत खो बैठेगी, वो अपनी सिटीजनशिप आपकी अलग थी। अगर हिंदुस्तान एक मुल्क है तो सबको एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा, वही हम चाहते हैं कश्मीर में। ये आपके सिर्फ ये फर्जी बातें हैं कि ये मैडम नाइमा तो बहुत तजुर्बेकार जर्नलिस्ट भी रही हैं, अभी भी विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं, पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया, अच्छी बात है, मैं उनकी दाद देता हूं। लेकिन जितना आप समझते हो, जितना आप इस टेलीविजन चैनल पे लोगों को, वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तरक्की हो रही है, 18-20 महीने हुए हैं अभी 370। नईमा कुछ कहना चाह रही है, और ये कुछ ऐड करना चाह रही है। जी नईमा। चंदन साहब से मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि कश्मीर का जी आवाज आ रही है 2019 से शुरू हुआ है, जो आज तक है। थोड़ी सी नरमी बरती गई है कि इंटरनेट 1 साल के बाद फिर शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़ी स्पीड के साथ। हमारे स्कूल बराबर बंद है अभी तक, हमारी बिजनेस करोड़ों में उसका नुकसान हुआ है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, हमारे तालीमी इदारे 2 साल से बंद है। लॉकडाउन और जो इस वक्त जो तलाशियां हो रही हैं
सड़कों पे लोगों के कपड़े उतारे जाते हैं। कश्मीर में होता है कि आप लोगों को इस बात का एहसास है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूट है जिसको हल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं चेयरपर्सन वुमेन्स कमीशन की थी नहीं हूं, मैंने उससे रिजाइन किया है इसलिए कि वहां पे काम करने की आजादी भी नहीं है और वही काम करना है लॉकडाउन। अच्छा नईमा, भारत आप की कुछ कहना चाह रही थी, आप जनरल साहब से भी कोई बात कर रही थी। जी प्लीज कंटिन्यू। जी मैं जनरल साहब से कहना चाह रही थी कि देखिए, ये सही है कि कोरोना वायरस के बाद से पूरी दुनिया में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन कश्मीर में जो लॉकडाउन है, जब वो फैसला लिया गया, जब वहां पे आर्टिकल 370 और 35A को हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस वक्त से लॉकडाउन है। उसके बाद तो 1 साल के बाद फिर पूरी दुनिया में लॉकडाउन शुरू हुआ है। कश्मीरी तो 2 साल से लॉकडाउन में है, जहां पे इस जो सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है, जहां आप मुकाबला नहीं कर सकते दिल्ली की रियासत से, हिमाचल की रियासत से, उत्तर प्रदेश की रियासत से, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बनी हुई है। कश्मीर में बाकायदा तौर पे 9 लाख फौजी है, जहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस होती है, जहां पे बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं, जहां पे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, जहां रोज बारूद से मकान उड़ाए जाते हैं और एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर जो खुद आर्मी ने एक्सेप्ट भी कई बार किया है। इस तरह की सिचुएशन है वहां पे। और आज ही एक लड़की, छोटी 14-15 साल की लड़की का रेप हुआ है जिसमें आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व है। तो इस तरह की सूरत हाल है, इसको हमें दिल खोल के, आंखें खोल के एक्सेप्ट करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। जब तक वो नहीं रुक जाती है, न पाकिस्तान न हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कोई मरासिम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कश्मीर का, आपका लाइसेंस तो नहीं मिला है किसी को कि आप वहां पे जाके किलिंग्स करें, आप उनको मारे। एक कौम इस अजाब में है और आप कह रहे हैं कि दुनिया लॉकडाउन में है, कोरोना वायरस है। आप कश्मीर की सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, उसके बाद देखें कि हम इस मसले को कैसे हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले कश्मीरी होने चाहिए, ठीक है, जो इस हैं और पूरा जद्दोजहद में शामिल है। ठीक है जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, ये आपकी आर्मी जो वहाँ पे किरदार अदा करी कश्मीर में, जिसमें दरी के वाक़यात पेश आते हैं, ख़वातीन का रेप किए जाते हैं, आप खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं, जनरल रैंक पे आप रिटायर्ड हुए, आप डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, इंडिया की एक बड़ी पोस्ट पर आप रहे, तो आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी आर्मी वहाँ पर सब कुछ करती है? डॉक्टर साहब, मैं नहीं मानता कि ये कुछ एक आध दो किस्से जैसे अभी डॉक्टर नईमा जी कह रही है कि आज एक लड़का का रेप हुआ, बहुत बुरी बात अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन ऐसा ही रेप आज गुड़गांव में भी हुआ है कल रात को। तो ये बड़े मुल्क में हादसे होते रहते हैं, इसको हर हादसे को उसका कश्मीरी रंग देना सही नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ आप देखिए नईमा, आप बता रही कि इंडियन आर्मी, हाँ उसमें इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है, तो आप कह रहे हैं कि बड़े मुल्क में ऐसा होता रहता है, किसी मुल्क की फौज इस तरह की हरकत करे तो ये डूब मरने का मुकाम नहीं है जनरल साहब? नहीं डॉक्टर फिजा, इंडियन आर्मी अपने डिसिप्लिन के लिए दुनिया में मानी जाती है। हम यूएन मिशन में भी जाते हैं तो बड़ी तारीफें होती हैं। ये सिर्फ एक अफवाह है कि इतने रेप हुए हैं, वहाँ इतने 5-6 लाख लोग वहाँ बैठे हुए, अगर सब रोजाना रेप करते तो जुल्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर एक आध कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, जैसा अगर नईमा जी कहते हैं हुआ है, तो जरूर वो सच बोल रही होंगे, तो जर्नलिस्ट हैं। मैं कहता हूँ ऐसा गुड़गांव में हुआ, क्या आप न्यूज पढ़े तो ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो कश्मीरी है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। पता नहीं आर्मी ने किया है या किसने किया है वहां पर, ये भी नहीं पता अभी तो। मैं लॉकडाउन के डॉक्टर नहीं माने चौधरी परवेज साहब, वो तो आप ये सुनिए, जनरल साहब कह रहे हैं कि पता नहीं आर्मी ने किया नहीं किया और उनको पता ही नहीं है, तो ये तो सबको पता है कि इंडियन आर्मी वहाँ पे किस तरह जुल्म ढा रही है, असल में इनके कितने रेप के वाकयात आए दिन पेश आते हैं। असल फिजा गुड़गांव में अगर असल में मैं आर्मी आपको बताऊं कि ये जनरल राज खुद जो है, ये जनरल राज आती हूँ नईमा आपकी तरफ, कितने कश्मीरियों के कातिल होंगे, कितने निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का कत्ल ये जनरल राज ने खुद किया होगा। और ये जो कह रहे हैं इंडियन आर्मी में ये खुद रह चुके हैं
रेप इन्होंने हद कर दी। अभी ये मीडिया के ऊपर बैठकर इस टाइप के झूठ बोलने, और इससे पहले ये कह रहे थे कि हम हमसायों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। श्रीलंका के अंदर ये क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर ये क्या कर रहे हैं, नेपाल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम हमसायों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल अच्छे तल्लुकात नहीं चाहते, क्योंकि जनरल राज अभी पेंशन भी ले रहा है, इसको और भी इमारत चाहिए। अगर ये सच बोलेंगे, अगर ये मीडिया पे आकर ये कहेंगे वहां रेप हो रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि शायद इक्का दुक्का 20 से 25 हजार रेप हैं, 1 लाख से ज्यादा शहादतें हैं, और कितने कश्मीरी नौजवान इन्होंने पायलट गन का इस्तेमाल किया। जनरल राज मुझे सिर्फ ये जवाब दें, ये जो पायलट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जंग के अंदर भी जायज होती हैं? बच्चों के ऊपर ये जुल्म करना, औरतों के ऊपर जुल्म करना, ये तो जंग में भी जंगी कवानीन के भी खिलाफ है। ये तो सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ अभी ये दुनिया को ये किस्सा सुनाकर कि वहां पर डॉक्टर नईमा बहन को ये कह रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये सच बोल रही होंगी। सबसे बड़ा झूठ तो जनरल राज खुद बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है लॉ एंड ऑर्डर। ये जनरल राज मुझे ये बताएं, 9 लाख की फौज जो है। अच्छा नईमा, आप भी कुछ ऐड कर, ठीक है चौधरी साहब, नईमा कुछ ऐड करना चाह रही। नईमा आप कुछ कहना चाह रही थी जी। नहीं, जनरल साहब से देखिए, मैं इनकी कदर करती हूँ जो ये बात करें, लेकिन जनरल साहब से ये पूछ लीजिए कि अगर गांव में आर्मी वाले ने रेप किया होता तो इसमें पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ होता, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है तो वहां पे वैसे भी उन्होंने उसको एक कॉलोनी के तौर पे उसको समझ रहे हैं, इसलिए इस पे कोई बात ही नहीं है। और इसको हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के जुम्मे में डालकर इससे सारी कौम मुबर्रा हो जाती है। देखिए वहां कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल है, उससे आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप आर्मी के जनरल रह चुके हैं, आपको पता है कि वहां कनन पोशपोरा का जो वाकया हुआ था, जो शुपयान का वाकया हुआ था, 13,000 से ज्यादा खवातीन के साथ, जो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंटेड है, खवातीन के साथ जिनसी ज्यादतियां हुई हैं, तो क्या आप उसको भी कहेंगे कि भाई हो सकता है सच हो या झूठ हो या किसी ने कहा हो? ये हकीकत जो है उससे आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उसको सुनना होगा और उसको एड्रेस करना होगा। उसके बाद ही आप अगर चाहे मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जो कुछ भी कर लेंगे, वो बातें बाद में आती हैं। लेकिन आपने जिस तरह की सूरत हाल वहां कश्मीर में रखी है, उसके होते हुए फिर आप पाकिस्तान से आप दोस्ती करने, और पाकिस्तान भी वहां से खतो किताबत और मरासिम शुरू करना उन्होंने किया है, तो इसको कश्मीरी कैसे बर्दाश्त करेंगे जब तक वहां पे रोजाना 4-4, 5-5 नौजवान मरते हैं और उनको बारूद से उड़ाते हैं। हमारे छोटे बच्चे, हमारे नौजवान इस वक्त इतने फेयर साइकोसिस में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि घर पे कब रेड हो गया और उनको उठा के ले गए। हजारों की तादाद में कश्मीरी जेलों में है, वो सिर्फ लीडर ही नहीं, कश्मीरी बच्चे अभी जेलों में हैं। 12-12, 13-13 साल से लोग जेलों में बंद हैं, जिनका कोई नामो निशान अता भी नहीं है। तो आप ज्यादा दुख की बात नईमा ये कि वो अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जुल्म भी उन पे किया जाता है, जेलों में बंद भी उनको किया जाता है, और बाद में फिर आतंकवादी का ठप्पा भी उन पे लगाया जाता है, और इनका मीडिया चिल्ला चिल्ला के कहता रहता है कि ये आतंकवादी हैं, ये पत्थरबाज हैं, अपनी बंदूकें इनको नजर नहीं आ रही। वही तो आप दुनिया से कह रही हैं, आप वो दहशत गर्द हैं। भाई एक आप नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश जाके ये कहा कि उन्होंने मुफ्ती बहानी के साथ मिलकर वहां पे जंग लड़ी थी, आजादी की जंग, तो वहां पे वो फ्रीडम फाइटर हो गए। तो कश्मीर जो है जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या उनको आप आतंकवादी कहेंगे? इसका भी मुआवजा होना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। तो आप इस तरह से ठीक है जी, मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाने हैं। जनरल साहब आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर फिजा, एक कमांडिंग ऑफिसर को सबसे ज्यादा फिक्र होती है कि उसके सोल्जर डिसिप्लिन में रहें, वरना तो आर्मी टूट जाती। जैसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आर्मी रोजाना रेप करते हो, तो आर्मी टूट गई होती। जहां तक परवेज चौधरी साहब, तो इसका मतलब आपके कमांडिंग ऑफिसर ही ठीक नहीं है?
पैलेटगंज की जहां तक बात करी है, मैंने अपना पॉइंट आपको बता दिया। आप रजामंद हो ना हो जरूरी नहीं है। उन्होंने नहीं तो फिर आपके पैलेटगंज की कमांडिंग बात की ऑफिसर्स की है। शय पर अगर आपकी जो आर्मी है वो इस तरह की हरकत कर रही है, उनको डिसिप्लिन का ख्याल आप कह रहे होता है, तो वो डिसिप्लिन का ख्याल तो फिर रखा नहीं जा रहा। डिसिप्लिन तो मतलब डिसिप्लिन का वर्ड आप कैसे यूज कर सकते हैं? डिसिप्लिन में रहने वाले मतलब इतने बड़े बड़े काम के रेप हो रहे हैं वहां पे। डॉक्टर फिजा, अगर लोकल लोग आर्मी के सिपाहियों पर पत्थर फेंकेंगे, उनको तो सेल्फ डिफेंस तो यूनिवर्सल राइट है, तो वो आगे से जाके उनकी खबर रेप कर देंगे। आप जनरल मुझे साहब बोलने देखिए, देना। अगर वो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं आजादी के लिए, उनके हाथ में पत्थर है, क्योंकि सामने आप लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, बंदूक ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, पत्थर आप समझदार हैं। मुझे बताएं कि आप लोग पैलेटगंज पकड़ के वहां खड़े होते हैं, छर्रों से उनकी बिनाई छीन रहे होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं, वहां पे लाशें उठती हैं, जनाजे उठते हैं रोजाना। मुझे बताएं कि अगर पत्थर उठा के वो बैठे होते हैं तो उसके बदले में आपकी इंडियन आर्मी को ये आजादी है, ये इख्तियार है कि वो जाएं उनकी खवातीन का रेप कर दें। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आपको भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैं बात जो कह रहा हूं वो परवेज चौधरी ने कहा है कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अगर सिपाहियों पर पत्थर फेंकेंगे, अगर किसी घर से फायर आएगा तो सेल्फ डिफेंस तो उसका हक है यूनिवर्सल। उसके बाद जरिए या तो हम पाकिस्तान का तरीका इस्तेमाल करें, आपने बलूचिस्तान में तो खाना भी लगाया, हवाई जहाज भी लगाए, मिसाइल भी फेंके, हमने तो लीस्ट ऑफेंसिव वेपन जो था